हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी चैप्टर नंबर 3 है JTET के लिए, SST के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया है, आप वो पढ़ने के बाद ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। तो आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ मैनी महाजनपद्स आर मेंशन अराउंड द 6th सेंचुरी BC। मतलब कि कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, आप बताइए ऑप्शन अपने। तो देखिए मैंने आंसर बता दिया, ऑप्शन सी मतलब 16 महाजनपद। ठीक है, आप चीटिंग मत कीजिएगा, आप साथ साथ देखते जाइए। महाजनपद के उदय का प्रमुख काल कौन सा था, मतलब कि विच पीरियड इज मेनली एसोसिएटेड विद द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ आपको। तो आप बताइए ऑप्शन में क्या है, क्या हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। तो 6th सेंचुरी, देखिए 6th सेंचुरी है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज महाजनपद। तो यहाँ पे क्या है, मगध है। मगध याद रखिएगा कि ये मगध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पे और कोई आंसर सही नहीं है सिवाय आंसर नंबर बी मतलब राजगृह। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के बाद की राजधानी कौन बनी। तो मगध के बाद मतलब उसको बाद में फिर क्या बोला गया, विच सिटी लेटर बिकम द कैपिटल ऑफ मगध। उसके बाद क्या थी, तो मतलब राजगृह के बाद क्या थी बताइए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के शक्तिशाली बनने का एक प्रमुख कारण क्या था। तो हम लोग बहुत सारा बार डिस्कस किए हैं कि मगध का अच्छा होने का क्या क्या है। देखिए फर्टाइल लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन मतलब लोहा, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स मतलब ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मगध के किस क्षेत्र में लोहे के भंडार उपलब्ध थे। तो किस क्षेत्र में लोहे के भंडार उपलब्ध थे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बट राइट विल बी साउथ बिहार। आप अपना आंसर करते जाइए स्कोर में, आपने जो पढ़ा है उसके बाद आंसर कीजिए। मुझे तो बोलना ही है आंसर, बट आप अपने आंसर को जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हर्यक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो हर्यक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार किस राज्य का शासक था। बिंबिसार किस राज्य का शासक था, तो मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किसका उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु किसका उत्तराधिकारी था। फिर से देखिए ऑप्शन आपको अभी रिलेटेड है तो आंसर आप कर ही पा रहे होंगे, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ के राजधानी कौन सी थी, वज्जी संघ का। तो वज्जी से क्या याद रखना है, इनमें से कौन सा मिलता जुलता है, वैशाली। ठीक है, वज्जी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण है। तो वज्जी में किस प्रकार के राज्य व्यवस्था थे, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था। तो गण संघ, गण मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, संघ उनका यूनिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गण संघ में सत्ता किसके हाथों में होती थी। तो गण संघ में सत्ता किसके हाथ में होगी आप बताइए। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, गण मतलब बहुत सारे लोग होंगे। तो ग्रुप ऑफ चीफ ऑफ एलिट्स मतलब जो लोग वहाँ पे थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर्स होंगे। महाजनपदों के समय कृषि में किस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा। तकनीकी कौन सा था, किस तकनीक से उत्पादन बढ़ा बताइए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आयरन प्लग सेल का। लोहे के हल फाल का प्रयोग विशेष रूप से किस क्षेत्र में कृषि विस्तार में सहायक हुआ। मतलब द यूज ऑफ आयरन प्लग सेल्स। ठीक है, देख रहे हैं ना, प्लग सेल्स पर्टिकुलरली हेल्प्ड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इन, क्या होगा बताइए, कहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था, खेती। तो इसमें से कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो गंगा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, प्रारंभिक
राज्यों में कर वसूली का प्रमुख आधार, एक सेकेंड, कर वसूली का प्रमुख आधार क्या था? तो सबसे पहले कर कहाँ वसूला जा रहा था, किस चीज़ में? शुरुआत क्या हुआ था नवपाषाण युग का? याद कीजिए आप लोग भी कि शुरुआत में क्या हुआ था वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करना स्टार्ट किए थे? खेती का। याद होगा आप लोग को, यही हम लोगों ने पढ़ाई किया था। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब अनाज के ऊपर काम करना शुरुआत हुआ था। ठीक है, ध्यान रहेगा एग्रीकल्चर का, मतलब कर वसूलना सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर भाग शब्द का संबंध किससे था? भाग शब्द का मतलब क्या होता है? द टर्म भागा वॉज रिलेटेड टू, मतलब टैक्स का मतलब क्या होता है? कुछ उसके परसेंट, कुछ भाग मुझे देने हैं। तो याद रखिएगा, टैक्स हम लोग अपने इनकम से कुछ देते हैं ना, तो भाग से रिलेटेड है टैक्स, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, आप ऐसे समझिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ तो सभी को आंसर कर लेना चाहिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था जो कि उन्हें इकोनॉमिकली सब हेल्प करता था? तो यहाँ पे देखिए किसी का नाम है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य मतलब फेमस टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद कौटिल्य। आप इन सबको ध्यान से पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा। कौटिल्य इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कैपिटल क्या था मौर्य साम्राज्य का? हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य का। ऑप्शन में हमारे पास राजगिरी नहीं है, तो यहाँ पाटलिपुत्र को समझना पड़ेगा हम लोग को। मगध का था ना, बट फिर हमारा पाटलिपुत्र हो गया मौर्य समाज का। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी शासक से संघर्ष मतलब स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ विच ग्रीक रूलर, कौन था वो? आप बताइए जल्दी से। तो हमारे पास सेल्यूलस निकेटर, ये बहुत कॉमन नेम है तो याद रखना है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था बताइए? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था बताइए? हमारे इंडिया से रिलेटेड है, तो क्या हो गया? इंडिका। मेगास्थनीज, मेगा इंडिया, इंडिका, ये ऐसे याद रखिएगा, इंडिया से इंडिका। तो मेगास्थनीज ने था, लिखा था ये। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? ये तो आप लोग सबको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, तो फिर भी लेकिन बताना तो होगा आपको जवाब। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था बताइए? मौर्य वंश पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, तो मौर्य वंश के बारे में बात होगी। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस युद्ध के बाद आया? मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस वॉर के बाद आया? केम आफ्टर विच वॉर? तो अशोक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है कलिंगा वॉर। तो अशोक का नाम जब आए तो कलिंगा वॉर हमको समझना है। अशोक बहुत ज़्यादा ग्रेट वॉरियर थे, ग्रेट किंग थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस पर विशेष बल दिया? मतलब अशोक का एम्फेसाइज किस चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया? क्योंकि उसके बाद उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया था, उनका सोचने का तरीका अलग हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचने लगे थे आम लोगों से। तो धम्म, ठीक है, धम्म याद रखिएगा, अशोक से ही याद रखना इन चीज़ों को। अशोक के अभिलेखों को समझने में कौन सी लिपि अत्यंत महत्वपूर्ण थी? विच स्क्रिप्ट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अशोक्स इनक्रिप्शंस? तो अशोक के लिए हम लोग पहले पढ़े हैं ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी। बाकी मैं नहीं बोल रही हूँ ऑप्शंस को, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? किसका बात हो रहा है? अशोक के अभिलेखों को जो अभी अशोक ने लिखा था। तो देखिए इसमें कहीं पे ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी नाम है आपको यहाँ गिवन है वो सब नाम किसी और चीज़ों से रिलेटेड है। एक नाम है जो हम लोग अभी नया देख रहे हैं, और उन्होंने ही इनके विद्वान, ये इतने विद्वान थे कि इनके लिखे हुए अभिलेखों को पढ़ने में मदद किया था। कौन थे वो? जेम्स प्रिंसेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे? तो मोस्ट ऑफ द अशोकस इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन, किस में थे? प्राकृत भाषा में थे। फिर से मैं यही बोलूँगी, आप यहाँ ऑप्शन देख के समझ पाएंगे कि कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अशोक के अभिलेखों में धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिए, धम्म का देखिए, एक बार पढ़ के देखिए ऑप्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि धम्म किसके बारे में बात हो रही थी? अभी मैंने बोला ना, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात हो रही थी। तो मोरल और सोशल हार्मनी, इससे ज़्यादा ब्रॉडर और क्या हो सकता है? अगर आज के समय में या कभी भी कोई इसको सोच रहा है तो मोरल वैल्यूज़ का वही सोच सकता है जो आम लोगों के सोच से ऊपर हो गया। तो धम्म में किस बातों का उद्देश्य था? मोरल एंड सोशल हार्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन वी हैव, अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का विशेष उपयोग किया? तो ये जो मन की बात आज होती है या जो भी हम लोग देखते हैं, कहीं मैसेज भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अशोक ऐसे राजा थे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने संदेश को देने के लिए पत्थरों पे लिखा करते थे। तो देखिए उन्होंने क्या कम्युनिकेशन का जरिया चुना था? इनक्रिप्शन, ठीक है, मतलब वहाँ पे स्क्रिप्ट्स को लिखते थे। मौर्य प्रशासन में प्रांतों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, उसमें प्रांतों का प्रशासन मतलब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस अंडर क्या? हु एडमिनिस्टर्ड प्रोविंस अंडर द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बताइए? थोड़ी देर पहले हम लोग आगे भी डिस्कस किए थे, प्रिंसेस और हाई ऑफिशियल्स, मतलब एलीट क्लास के लोग जो थे। मौर्य साम्राज्य की शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार क्या था? तो महत्वपूर्ण आधार क्या था? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स से पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको उसमें सबसे सुटेबल क्या लग रहा है? ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा मौर्य साम्राज्य का प्रमुख नगर था? मौर्य साम्राज्य का प्रमुख नगर क्या हो सकता है? इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड दिख रहा हो, सिवाय पाटलिपुत्र के। तो पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किस विकास को दर्शाता है? सिक्कों के यूज से क्या होता है? एंशिएंट इंडियन इंडिकेट्स क्या डेवलपमेंट हो रहा था बताइए। तो इकोनॉमिक तो बहुत अच्छे होते हैं ना, तो मॉनेटरी इकोनॉमी मतलब वहाँ पे मनी आने लगा, पैसा आने लगा, उसको इकोनॉमिकली एस्पेक्ट पे चेक किया जाने लगा। पंच चिन्हित सिक्के मतलब देखिए, कॉइन्स बियरिंग मल्टीपल सिंबल्स पंच्ड ऑन देम आर नोन एज, कैसे उसे जाना जा रहा था? ये सबसे सिंपल आंसर है, क्वेश्चन से ही निकला हुआ है, पंच मार्क्ड कॉइन। वैसे इतना आसान तो बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है ये इतने इजी क्वेश्चन। श्रेणी का संबंध किससे था? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। श्रेणी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, मतलब एक श्रेणी, एक ग्रुप बनाना, एक रो बनाना, इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो ऑर्गेनाइज आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। नगरों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो नगर कैसे विकास कर रहे थे? कोई भी जगह डेवलप कैसे होता है? इस ऑप्शन में देखिए तो क्लियर लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, जिससे पैसा कमाया जा रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अजरसन रीजन का है, मगध शक्तिशाली बना। रीजन वहाँ उपजाऊ भूमि, लौह संसाधन और हाथी थे। तो आंसर तो आपको बहुत ही आसान सा लग रहा होगा कि ये अपने आप में बहुत क्लियर आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि लगा के आप ऐसा अजरसन रीजन को अजरसन पढ़ें और बीच में बिकॉज लगाएं या क्योंकि लगाएं और पढ़ें तो आपको जवाब मिल जाएगा। सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, मतलब इनका करेक्ट सीक्वेंस लगाइए कि सबसे पहले कौन थे, किसका शासन कब किसके बाद आया है। तो आपको देखिए पता चलेगा कौन है। सबसे पहले ए में क्या है? ए में बताइए। ए ऑप्शन है हमारा सबसे सही, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3, इसको आप देख लीजिएगा डिटेल में। सही कालानुक्रमिक
चुनना है, जिसमें कि आपका बिंबिसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है। क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है। तो 1 पे हो गए बिंबिसार, फिर 4 पे हो गए अजातशत्रु, 2 पे हो गए चंद्रगुप्त मौर्य एंड 3 पे फिर अशोका है। निम्न में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है, मतलब करेक्टली मैच्ड कौन सा है, देखिए तो जो हमें बता सकेगा। तो मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बहुत हम लोगों ने बात किया ना, इंडिका इंडिका मेगा स्तन, मेगा इंडिया मेगा इंडिका, इस तरीके से थोड़ा सा निमोनिक से समझाने की कोशिश की हूँ। मेगास्थनीज और इंडिका, कौटिल्य का तो हम जानते हैं ना अर्थशास्त्र है, बाकी अशोका ने तो इंडिका लिखा नहीं है, तो छोड़िए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेगास्थनीज, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इनकरेक्टली मैच्ड का मतलब क्या होता है, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो पाटलिपुत्र, मगध पढ़े ही थे हम लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, देखिए वैशाली वज्जी, वी हम लोगों ने मैच किया था। राजगृह आपका अर्ली मगध था। और लास्ट में देखिए हमारे पास क्या है, नंबर डी ऑप्शन, टक्सिला और वज्जी है। तो क्योंकि वज्जी तो वैशाली के साथ था ना, तो क्लियर हो गया आपका ऑप्शन। तो इसमें डी ऑप्शन रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही सही है, ये तो मालूम है। प्रारंभिक राज्यों में राजा की शक्ति बढ़ाने या बढ़ने के साथ किसकी आवश्यकता बढ़ती है। तो एज रॉयल पावर इंक्रीज्ड इन अर्ली स्टेट्स द नीड फॉर व्हाट इंक्रीज्ड, मतलब क्या अगर राजा की पावर बढ़ रही है तो और क्या उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। तो टैक्सेस एंड रेगुलर आर्मी, मतलब जो संभाल के रखे और पैसा का प्रॉपर टैक्स आना, ताकि प्रजा को मदद हो सके। प्रजा में जिस भी चीज़ की कमी है उसको उस टैक्स से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक राज्यों के अध्ययन में कौन सा ऐतिहासिक स्रोत उपयोगी है। मतलब प्रारंभिक राज्य की बात हो रही है। विच इज़ द यूजफुल सोर्स फॉर स्टडिंग अर्ली स्टेट्स। अर्ली स्टेट्स को जानने के लिए हमें क्या है, देखिए इंक्रिप्शन, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है कि उस वक्त क्या होता था, कैसे होता था। कॉइन्स हमें आइडिया देती है कि किसका कैसे उस वक्त की इकोनॉमिकल कंडीशन में किस पैसे को कितने मुद्रा में काउंट किया जाता है। लिटरेरी टेक्स्ट, मतलब ये सारे टेक्स्ट, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑल ऑफ द एबव। मौर्य प्रशासन में धम्म महामात्र किससे संबंधित थे। तो धम्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप सारा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, एक ही सही लग रहा है, प्रमोशन ऑफ धम्म एंड वेलफेयर। वेलफेयर का बात आया तो धम्म की बात हो रही है, आप जान लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशोक के धम्म के बारे में सही है, सही पूछा जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप देख लीजिए क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे राइट ऑप्शन क्या दिख रहा है, इट एम्फेसाइज्ड मोरल कंडक्ट एंड टॉलरेंस। हाँ, धम्म में टॉलरेंस की भी बात हुई थी, सैक्रिफाइसेस का, टॉलरेंस का, कोड ऑफ कंडक्ट का। नेक्स्ट है, अभिलेखों का सबसे बड़ा महत्व क्या है। अभिलेख का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अभिलेख से क्या होता है, द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज़, प्रारंभिक राज्यों के उदय में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक महत्वपूर्ण है का मतलब क्या होता है, विच फैक्टर्स इन द एमर्जेंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है मुझे लग रहा है, तो इसको यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसके लिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि प्रीवियसली हम लोग जो पढ़े थे क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा था प्रारंभिक राज्यों का। ठीक है, तो इसका रीज़न हम लोग बाद में समझ लेंगे। रीज़न तो हम लोग आगे पढ़े हैं, उसको समझ करके ही। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपना स्कोर 49 क्वेश्चंस का स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फैक्टर्स तो हम लोग सब जानते हैं, आगे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फर्टाइल लैंड है, एलिफेंट्स का हेल्प है, वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, तो ये सब सारे ही, और यूज़ ऑफ आयरन है, तो ये सब सारे ही फैक्टर्स हैं राज्यों के उदय होने के लिए। तो आप यहाँ ऑप्शन अगर गिवन नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, बट आप अपने 49 क्वेश्चंस के स्कोर ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।